दोस्तों, कैसे हैं आप सब? डीप डार्क टेल्स की अगली कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी मैं फेस टू फेस सुना रहा हूँ और ये मेरा पहला फेस टू फेस एक्सपीरियंस कह लीजिए, जो मैं आपको सामने से आके कहानी सुना रहा हूँ। इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग बेसिस कहानी सुनाता था, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही है, आप कह सकते हैं। और आपको कैसा लगेगा आप मुझे बताइएगा। अगर आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा है तो भी मुझे बताइएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी मुझे बताइएगा। ये मेरा बहुत बेसिक सेटअप है, मेरे पास अभी कोई ज़्यादा खास सेटअप का सामान नहीं था, इक्विपमेंट नहीं थे, तो मैं आज इस बार ऐसी कहानी बना रहा हूँ। और बहुत जल्दी मैं सेटअप को चेंज करने वाला हूँ। आपको ये जगह जहाँ पे मैं बैठ के कहानी सुना रहा हूँ ये दूसरे तरीके से नज़र आएगी, छोटा मोटा ही नज़र आएगा, बट कोशिश करूंगा कि थोड़ा सेटअप को चेंज करूँ जिससे आपको कहानी सुनने के साथ एम्बियंस और बाकी सब चीज़ों में भी थोड़ा सा अच्छा लगे देख के। तो जल्दी वो मेरा प्रयास रहेगा। तब तक के लिए यार जो है सो आज यही है, अभी कहानी स्टार्ट करते हैं। एक और बात दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से मुझे सर्दी खांसी हो गई थी जिससे मैं कहानी नहीं सुना पा रहा था और मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था कि मैं जल्दी कहानी लेके आऊंगा, बट तबीयत खराब होने की वजह से मैं कहानी नहीं लेके आ पाया। और अभी भी मुझे सर्दी है, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, तो प्लीज़ उसको सहन कीजिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा, बट आज तो मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे ऐसे ही सुनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक और रिक्वेस्ट है। आपको कहानी अच्छी लगे बुरी लगे, प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताया कीजिए, कमेंट करके कि क्या कमी है, क्या चेंजेस करने हैं। और कहानी सुनने के बाद प्लीज़ इसे सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहानी को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आती है तो। और कहानी एटलीस्ट अंत तक सुनिएगा, कई बार अंत में कहानी का रहस्य और राज छिपा होता है कि आखिर क्यों और कैसे हो रहा था, तभी आपको कहानी का असली मज़ा मिल पाएगा। तो बिना और किसी बातचीत के, बिना आपको डिस्टर्ब किए, आपका टाइम खाए हुए मैं आगे सीधे बढ़ता हूँ कहानी की तरफ। तो दोस्तों, आज की कहानी है गुना प्रसाद जी की। गुना प्रसाद जी भुसावल में रहते थे और ये बात है आज से तकरीबन 24 से 25 साल पुरानी, मतलब दो 2000 1999 से 2000 के आसपास की। तो ये कहानी तब की है। और गुना प्रसाद जी का मैं नेचर आपको बता दूं, वो बिल्कुल निडर निडर आदमी, हिम्मती आदमी, साहसी टाइप कैसे होते हैं, और एक सुलझे हुए इंसान। उनकी उम्र होगी कुछ 45 से 50 साल के बीच हुई। एक बिल्कुल सिंपल मैन जो कि अपने एक परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है। भुसावल में रहते थे, रेलवे में नौकरी करते थे। तो इनकी नौकरी कैसी थी कि जो मालगाड़ी होती है, अगर आपको इंडियन मालगाड़ी की एक इमेज आ रही होगी, आपने देखा होगा, तो उसके पीछे एक गार्ड का केबिन होता है। उस केबिन में ये ट्रैवल करते थे, मतलब इनका काम ही गार्ड केबिन का था। तो ये जो कि रेलवे में इनका काम होता है मैसेज पासिंग करना, फ्लैग दिखाना, और टॉर्च लाइट, हरी लाइट और ग्रीन रेड लाइट दिखाते हैं ना ट्रेन को रोकने के लिए। तो वही इनका काम था, और बाकी और भी जो काम होते होंगे मुझे उसका ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो ये काम किया करते थे। तो होता क्या है कि ये जब की बात है, उस समय तकरीबन ये दिसंबर का महीना चल रहा था। तो गुना प्रसाद जी क्या हुआ कि आम दिन के जैसे ही 10 दिन वो अपने काम पे पहुंचे, और आज की जो ट्रेन थी मालगाड़ी की, उसको भुसावल से भुवनेश्वर के लिए जाना था। सरकारी जो भी सामान था उसकी डिलीवरी होनी थी, तो वो भुसावल से चलनी थी। भुसावल महाराष्ट्र के पास में है, और वहां से इसको जाना था भुवनेश्वर के लिए। तो होता ये है कि तकरीबन 8:30 बजे, ठंड का टाइम है, ये स्टेशन पहुंच जाते हैं। और अपनी जो फॉर्मेलिटी करती है, साइन करना सब करके ट्रेन के लिए बैठ जाते हैं। इन्होंने इंक्वायरी की कि भाई यूजली ऐसे सफर में इनको एक हेल्पर मिलता है, बट आज इत्तेफाकन कोई हेल्पर नहीं था। और ये बोला गया कि आगे ये पता किया गया है, आगे अगर किसी मेजर स्टेशन से कोई हेल्पर मिल पाता है तो दिया जाएगा, वरना आज कोई हेल्पर नहीं है। तो हालांकि इस लाइन में इनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्होंने ज्यादा आर्गुमेंट नहीं किया और ये रेडी हो गए कि ठीक है मैं अकेले ही चल चलूंगा। ठीक है, आम सा दिन था इनके लिए, तो रोज के दिन ही वैसे होते हैं कि इनको भाई अगर से 2 से 3 दिन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। तो ये निकल गए अपने काम पे। अब होता क्या है कि पूरा दिन नॉर्मल निकालने के बाद शाम को ट्रेन पहुंचती है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में एक स्टेशन पर रुकती है, वो भी काफी नामी स्टेशन है। तो वहां पे शाम के वक्त में इनको थोड़ी सी बेचैनी सी महसूस होती है।
बेचैनी इन सेंस ये कह सकते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत मायूसी सी महसूस होना, बहुत मनहूस सा। कई बार हमारे साथ जो होता है, हमें ऐसा लगता है यार कि कितना मनहूस सा दिन जा रहा है, कहीं कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, सबको फोन लगाते हैं, बात करते हैं कि यार सब कुछ ठीक है ना, ऐसा मतलब ऐसी फीलिंग आती है ना। वैसे ही इनके साथ हो रहा था, इनको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अब इन्होंने ड्राइवर को फ़ोन किया, पूछा कि कोई हेल्पर की बात हुई क्या? तो बोले नहीं, हेल्पर अवेलेबल नहीं है, कोई हेल्पर नहीं आ पाएगा। और ये बातें ना वॉकी टॉकी पे होती थी। मतलब ये जहाँ केबिन है, केबिन से इंजन पे जहाँ ड्राइवर है उसके बीच में तकरीबन 40 से 50 कंपार्टमेंट होते हैं जिनमें गुड्स रखे होते हैं, गुड्स मालगाड़ियों की जो छोटी बोगियां होती हैं। तो काफी डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से वहां तक बात करने के लिए इनके पास वॉकी टॉकी होती है जिससे वो कनेक्ट करते हैं, और वही वॉकी टॉकी से आसपास के स्टेशन पे भी बात होती है। तो इन्होंने पूछा, कोई हेल्पर नहीं मिला। उन्होंने ड्राइवर ने पूछा भी कि क्या अगर आपको मेडिकली कुछ तकलीफ हो रही तो आप बताइए। तो बोले नहीं नहीं, मेडिकली कोई तकलीफ नहीं है, बस थोड़ा अनईजी सा फील हो रहा था, इसलिए मैंने पूछा कि अगर कोई मिल जाए तो बोले नहीं, अगर मेडिकल इशू नहीं है तो दिक्कत ये है कि कोई हेल्पर अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो चलिए। तो ये बोले नहीं नहीं, मैं कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, ट्रेन फिर निकल पड़ी। अब जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, ठंड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रात के तकरीबन तकरीबन 12 बज चुके थे, 12 से 1 बजे के बीच में। ये ट्रेन जिस लोकेशन का ये इंसिडेंट है, वो लोकेशन में अगर आपको, तो स्टेशन का नाम मैं नहीं लूंगा, वो गांव का बहुत छोटा सा स्टेशन है। अगर कोई उस जगह से कहानी सुनता है तो अननेसेसरी एक नेगेटिविटी फैलती है, और फिर वो कुछ लोग इस चीज पे विश्वास करते हैं जो नहीं करते हैं, तो एक एक अलग ही डिस्कशन ओपन हो जाता है। तो होता ये है कि उस स्टेशन, मतलब हाँ, मैं थोड़ा बहुत आपको लोकेशन बता सकता हूँ कि अगर आपने छत उड़ीसा में एक जगह है टीटलागढ़। टीटलागढ़ से तकरीबन 150-200 किलोमीटर पहले जंगल के बीच में एक बहुत छोटा सा स्टेशन है। वहाँ स्टेशन पे जाके ये मालगाड़ी बिल्कुल ही अचानक से रुक जाती है। अचानक से बिल्कुल झटके खाकर रुकने से जो कि लास्ट केबिन में गुना प्रसाद जी बैठे थे वो भी चौंक गए। तो उन्होंने तुरंत झटपट उठा और अपने डोर को पहले लॉक किया। इनको ये ऐसा बताया जाता है क्योंकि यूजली क्या होता है, इस तरीके के जंगलों में जब ट्रेन रुकती है ना, तो सबसे पहले ये लॉक इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार चोर, डाकू और बदमाशों का भी डर होता है लूटपाट की वजह से। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले लॉक कर लिया। लॉक करके वो उन्होंने कॉल किया वॉकी टॉकी पे, पूछा कि क्या हुआ। तो ड्राइवर ने बोला कि आगे से सिग्नल डाउन कर दिया गया है, कुछ काम चल रहा है, और उस वजह से ट्रेन आगे नहीं जा सकती, और कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो भी नहीं पता चल रहा है, बस सिग्नल डाउन है। तो लोकल स्टेशन जहाँ पे रुकी थी वो काफी छोटा स्टेशन था। तो अगर आप एक इमेज अपने दिमाग में बना पाओ तो आपको समझ में आएगा कि गांव के जो पुराने छोटे स्टेशन होते हैं जंगल वंगल के बीच में, कई बार हॉल्ट हॉल्ट स्टेशन कहते हैं, वहां से कोई चढ़ता नहीं है, वहां से कोई उतरता नहीं है, और हॉल्ट स्टेशन बनाए जाते हैं जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, पास पास ट्रेनों को पास देने के लिए। तो वैसी जगह पे ट्रेन रुकी हुई थी, और स्टेशन काफी छोटा था, वहां पे हार्डली कोई एक सिंगल मैन रहा होगा। तो ड्राइवर तो काफी आगे था, और इनकी जो केबिन थी वो काफी पीछे जंगलों के बीच में थी। ट्रेन खड़ी हुई है और चारों तरफ से जंगलों में घना अंधेरे के बीच में थी, और रात के तकरीबन 12-1 बज रहे थे, तो काफी ज्यादा ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, पूरा कोहरा किया हुआ था। तो इन्होंने बाहर ना निकलना ही थोड़ी समझदारी समझी और अंदर ही बैठे रहे। होता क्या है कि लगभग लगभग 15 से 20 मिनट का ही समय बीता था। इनको ऐसा लगा कि इनके केबिन के ऊपर कोई जंप किया, मतलब जैसे बंदर कैसे जंप करते हैं ऐसे कोई कूदा है, और खट 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 इस तरीके से दौड़ते हुए अपने दोनों हाथ, दोनों पैर पे खट 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 करते हुए कोई ऊपर से कूदा है और केबिन पे आगे आके जंप किया है। अगर आप केबिन को अगर अभी आप स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे होंगे, तो केबिन के डोर के बाद भी काफी स्पेस रहती है जहाँ पे वॉक कर सकता है केबिन मास्टर गार्ड। तो वहां पे उनको लगा कि कोई कूदा है। तो इनको एक बार के लिए लगा जंगल में ट्रेन रुकी हुई है, तो हो सकता है कि कोई बंदर उंदर हो, कूदा हो। तो इन्होंने ज्यादा ना निगेटिव सोचते हुए, और थे भी थोड़ी नेचर से साहसी टाइप, तो इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, ये बैठे रहे और अपना जो भी लिखा पढ़ी होता है रजिस्टर में, उन्होंने अपनी लिखा पढ़ी स्टार्ट कर दी। अब 10 मिनट का और समय बीता होगा। इनको ऐसा लगा कि कोई दरवाजे पर है बाहर की ओर। तो ये फिर थोड़ा सहम गए, और तभी इन्होंने देखा कि इनके
जो लोहे का, अगर आपको आपको याद होगा तो ट्रेन का जो केबिन होता है और यूजली ट्रेन की जो बॉडी होती है वो लोहे की रहती है। तो वो लोहे का जो दरवाजा था, उसका जो हैंडल, हैवी सा हैंडल था, वो धीमे धीमे कोई नीचे की ओर झुका रहा था, मतलब खोलने की कोशिश कर रहा था। पर ये इन्होंने अंदर से लॉक रखा था तो उसका खुलना मुश्किल था। तो वो खोलने की कोशिश किया और वापस उसको धीमे से छोड़ दिया, उससे खुला नहीं। अब तो इनके दिमाग में ये बात पक्के से बैठ गई कि बाहर कोई ना कोई चोर है जो ये काम कर रहा है, क्योंकि बंदर डोर नहीं खोलेगा। तो उनको लगा कि पक्के से कोई ना कोई चोर है। तो ये और भी सतर्क हो गए, इन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी से ड्राइवर को फोन करना चाहा। पर अब की बार वॉकी टॉकी से कॉल कनेक्ट नहीं हुई, ड्राइवर को कोई कॉल नहीं गया। अब इनको थोड़ी सी घबराहट होने लगी। इन्होंने जो पास में हॉल्ट स्टेशन था उस पे कॉल कनेक्ट करना चाहा, बट वहां भी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। तो इनको लगा कि अभी अभी तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो इन्होंने अंदर से फिर से लॉक चेक, सब चेक, लॉक प्रॉपर था, वो वापस अपनी जगह बैठ गए। क्योंकि उस केबिन के अंदर ही ये सिक्योर थे। बाहर जाने पे इनके साथ कुछ हादसा हो सकता था, बट अंदर तो कोई नहीं आ सकता, और वो लोहे का सब कुछ है तो कोई तोड़ के भी नहीं आ सकता। ये बैठे रहे। फिर क्या हुआ कि अ, लगभग थोड़ा सा समय और बीता होगा, मतलब 5 मिनट ही हार्डली और बीते होंगे, कि इनको ऐसा लगा कि जैसे बाहर से कोई रो रहा है, रोने की आवाज आने लगी। अब गुना प्रसाद जी ने, जिन्होंने क्या किया कि एक छोटी सी विंडो होती है उसमें, डोर के जस्ट बगल में, जैसे रेलवे का आपने देखा होगा, पतली पतली लोहे की रॉड्स रहती हैं और अंदर ग्लास की स्लाइड डोर होती है, विंडो होती है। तो उन्होंने उस विंडो से टॉर्च मार के बाहर देखा, जो कि बाहर तो बहुत अंधेरा था और पूरा धुंध कोहरा भी था। तो कोहरे की वजह से कई बार थोड़े बादल आ जा रहे थे। मैं कई बार धुंध बोलूँ ना तो आप समझिएगा कि मैं कोहरे की ही बात कर रहा हूँ। तो बाहर उन्होंने टॉर्च मार के देखा, तो उनको क्या दिखाई देता है कि जो बाहर की ओर एक वॉकिंग स्पेस होता है ना केबिन के बाहर, वहां पे दो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं किनारे पे, और वो घुटनों में मुंह देके रो रहे थे। मतलब वो ऊपर नहीं देख रहे हैं, और उन्होंने सफेद कलर की जो बनियान आती है ना, छोटे बच्चे जैसे पहने रहते हैं, हम लोग भी जेंट्स लोग पहनते हैं बनियान जो होती है व्हाइट कलर की, वैसे उन्होंने एक बनियान पहनी है और हाफ पैंट में दोनों बच्चे हैं, और वो काफी गंदे कपड़े हैं, बनियान भी काफी गंदी है, मटमैली सी है, जैसे धूल में बच्चे खेल के आते हैं वैसे। और उन्होंने अपना सिर नीचे घुटनों में दे रखा है। 6 से 7 साल की उम्र के बच्चे हैं। और तभी गुना प्रसाद जी को थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार इतनी रात में इतनी ठंड में दो बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो रो क्यों रहे हैं। तो पहली बात तो उनको लगा कि भाई कई बार ये ट्रिक होती है चोरों की चोरी करने के लिए, कि बच्चों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, कि बच्चों को लेके लोगों को काफी सिंपैथी जल्दी हो जाती है, वो बाहर आ जाते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे तो उनकी चोरी आसान हो जाएगी। तो गुन्ना प्रसाद जी को समझ में आ गया कि सर ये चोरों का काम है। फिर वो अंदर बंद करके बैठ गए। पर वो बच्चों का रोना बंद ही नहीं हो रहा था, बच्चे रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। धीरे धीरे उनका साउंड और बढ़ने लगा बच्चों का रोने का। अब उनका रोना इनको ना बेचैन करे, वो जितना रोए उतना ही अंदर से बेचैन हो, इनको अंदर से बहुत घबराहट से फील हो, उनका रोने की वजह से इनको मतलब एक तकलीफ सी होने लगी। तो ये वापस खिड़की पे गए, और खिड़की को खोल के टॉर्च को मारते हुए उन बच्चों की तरफ पे इन्होंने फिर से पूछा, कौन है, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, कौन है। अब वो बच्चे तो कुछ बोले ना, वो बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हैं, और ये अपनी तरफ से पूछ रहे हैं, मतलब जैसा आदमी कैसे बच्चों से पूछता है, कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा, यहाँ क्या कर रहे हो, ठंड, इतनी ठंड में बाहर क्यों हो, जाओ अपने घर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो भागो भागो। और बच्चे बिल्कुल ना उठे। फिर इनको ऐसा लगने लगा कि यार, मतलब वो बच्चों की आवाज से, जो कि इनका नेचर ऐसा था नहीं, बट ये नरम पड़ गए वो बच्चों का रोना सुन के। और इनको अब उन बच्चों से मुंह आने लगा कि यार बेचारे छोटे बच्चे कितना रो रहे हैं, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चे खो गए हों या डर गए हों तो इसलिए इन्होंने ये केबिन के ऊपर चढ़ गए हों पटरियों से, क्योंकि हो सकता है आसपास गांव हो, ये जंगल में खो गए हों। तो उन्होंने अपने दिमाग में कुछ भी सोचा, और इनको लगा कि एक बार चल के पूछना चाहिए। तो बाहर बिल्कुल अंधेरा, कोई लाइट का सोर्स नहीं था, इन्होंने अपनी टॉर्च उठाई और इन्होंने डोर को खोला। जैसे ही डोर को खोला, बाहर की ओर निकले, बाहर कोई नहीं, दोनों बच्चे गायब। अब तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल, ये बिल्कुल से ही सदमे में आ गए कि ये हुआ क्या। अभी तो मुझे दोनों बच्चे खिड़की से दिख रहे थे, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला कोई बच्चा वहां नहीं है। अब इनको बहुत अजीब लगा, और ये बाहर निकल के जो वॉकिंग एरिया था वहां पर उन्होंने थोड़ा वॉक भी किया, पर अगल बगल कोई नहीं देखा। इन्होंने बाएं साइड में टार्च मारा, दाएं साइड में टार्च मारा कि कहीं तो भागे होंगे या कुछ आवाज आएगी, कुछ नहीं।
और वो उस वक्त वो जंगल इतना सुनसान, इतना सुनसान, इतना मनहूस सा था, पूरा अंधेरा, कोहरे के बादल छाए हुए। इन्होंने टॉर्च मारा, कोई नहीं था। जब ये अंदर जाने लगे, अंदर की ओर वापस से टॉर्च मार के देखने में कोई नहीं है, वापस अंदर जाके के बंद करने वाले, तभी इनको पीछे से फिर से बच्चों की रोने की आवाज आने लगी। अब की बार इनको लगा कि हो सकता है बच्चे फिर से हों, तो ये वापस मुड़े। वापस मुड़ के जो केबिन का वॉकिंग स्पेस के बिल्कुल लास्ट में जो मेटल की बाउंड्री होती है, वहां जाके टॉर्च मार के देखने लगे। जब ये पीछे की ओर देखे, तब इनको वहां पे चार लोग खड़े हुए दिखे पीछे की ओर। उन चार लोगों में एक आदमी, एक औरत और वही दो बच्चे थे। अब वो टॉर्च जो थी उसका भी, पुराने जमाने के टॉर्च कैसे होते थे, दो मोटी बैटरी वाले जो टॉर्च आते थे, उससे वो एक लिमिटेड ही लाइट आती है। तो उन्होंने ध्यान से देखा पहले बच्चों को, तो चार लोग खड़े हैं वहां पे। तो सबसे पहले बात, उनकी नजर उन दोनों बच्चों पे गई जो कि रो रहे थे, और उनके चेहरे पे, मतलब आप कह सकते हो कि आंखें जो होती हैं वहां पे कुछ भी नहीं, सिर्फ गड्ढे थे। और वही उनका गेटअप तो वही था, वो सफेद कलर की गंदी सी बनियान पहने हुए थे और हाफ पैंट में थे, नंगे पैर। और काफी ही उनकी हालत बुरी लग रही थी। और साथ में उन बच्चों के पूरे शरीर पे खून के धब्बे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था सूखे खून के धब्बों टाइप से था, या गंदगी टाइप दिख रहा था। फिर उन्होंने जब उनके माता पिता के चेहरे पर लाइट मारा, तो उनका भी ऐसा था। वो आदमी औरत के पूरे सर से खून बह रहे थे, और उनके भी चेहरों में आंखें नहीं थी, आंखों की जगह पे काले गड्ढे बने हुए थे। ये काले गड्ढे वैसे नहीं थे जैसे फिल्मों में काला पेंट कर देते, ऐसे नहीं, उन जगह पे कुछ भी नहीं था। एक मनहूसी सी थी, आंखों में कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा काला गड्ढा। ये देखते ही गुना प्रसाद जी वापस भागने के हुए। मतलब वो समझ गए कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली पैरानॉर्मल थिंग। वो अभी जिन चार चीजों को देख रहे थे, वो चारों कोई इंसान नहीं थे, वो आत्माएं थी। ये वापस मुड़ते हैं अंदर घुसने के लिए कि मैं केबिन में भागूं, बट इनको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने इनके पैर पकड़ लिए हो, और पैर पकड़ के किसी ने इनको केबिन से नीचे की ओर खींचा। आप समझ रहे हो, केबिन की हाइट काफी होती है रेलवे की, वहां से पीछे की ओर खींचा, और ये मुंह के बल पीछे की ओर सरकते हुए पेट के बल नीचे गिरते हैं पटरियों, जिससे इनको काफी ज्यादा चोट आती है, छाती में भी, सर में भी। और ये अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और इनको ऐसा लगता है कोई इनको पीछे की ओर खींच के लेके जा रहा हो। और जब ये पीछे मुड़ते हैं, तो इनका पैर एक्चुअली में कोई नहीं पकड़ा हुआ है, और इनसे थोड़ी ही दूरी पे वो चार लोग फिर भी खड़े हैं। मतलब कोई इनको खींच के ऐसे ले जा रहा है, और वो चार लोग पीछे की ओर हैं। आप ये कह सकते हो कि कोई एक एनर्जी थी जो इनको पीछे की ओर खींच रही थी। ये बहुत कोशिश कर रहे थे अपने आप को छुड़ाने के लिए, पर ये इनका छुड़ा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इनको काफी ज्यादा गहरी चोट आई थी। दूसरी बात कि इनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये सांस नहीं ले पा रहे। ऐसा इनको महसूस हो रहा था जैसे कोई इनकी सांसें इनसे खींच रहा हो, इनके अंदर से, बॉडी से कोई इनकी सांसें खींच रहा हो। ये सांस नहीं ले पा रहे थे, ये ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। और इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था वहां से उठ पाना। और ये इनकी बस इनके दिमाग में एक ही चीज था कि मैं कैसे भी उठ के इस केबिन के अंदर चला जाऊं, इसको बंद कर लूं, मैं सेफ हो जाऊंगा, मैं बहुत बुरा फंस गया हूं। और वो बहुत कोशिश कर रहे थे वहां से निकलने की, पर जिसने भी इनका पैर पकड़ रखा था, वो छोड़ नहीं रहा था, इनको काफी दूर तक घसीटता ले गया। और फिर उन्होंने एक और कोशिश की कि मैं कैसे भी बस इससे जान छुड़ाऊं और ट्रेन की तरफ भागूं केबिन में। ये ये सब तकरीबन 15 मिनट ही चला होगा, 15 से 20 मिनट चला, और फिर सब शांत हो गया। 5 मिनट के बाद, उस इंसिडेंट के 5 मिनट के बाद, ड्राइवर जहां इंजन में था वहां उसका वॉकी टॉकी बजा। वॉकी टॉकी पे गुना प्रसाद जी थे। गुना प्रसाद जी ने बोला कि सर, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, जल्दी से ट्रेन को थोड़ा आगे बढ़ाइए। वो बोले ट्रेन को मैं आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, सिग्नल है। बोले नहीं, प्लीज ट्रेन को थोड़ा आगे बढ़ाइए, यहाँ पे कुछ अजीब सा है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, मैं आपको बताऊंगा, बट ट्रेन को थोड़ा आगे बढ़ाइए। पर इत्तेफाकन ड्राइवर का कहना था कि उसी वक्त सिग्नल आ गया। सिग्नल आया, उन्होंने बोला कि हाँ सिग्नल मिल गया है, तुम हरी टॉर्च दिखा दो। गुना प्रसाद जी ने तुरंत हरी टॉर्च दिखाई, जो कि ड्राइवर तक सिग्नल पहुंचा, और ड्राइवर ने तुरंत ट्रेन को स्टार्ट कर दिया। अब जब ट्रेन चल रही थी, उसी बीच में गुना प्रसाद जी ने ड्राइवर को पूरा किस्सा सुनाया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ यहाँ रुकने के बाद। मुझे बाहर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, मैं बाहर निकला तो कोई नहीं था, फिर मैंने देखा कि चार लोग खड़े थे पटरी पे, जिन्होंने मुझे पीछे की ओर खींचा,
और जिससे मैं गिर गया था और मुझे काफ़ी चोट आ गई है और वो मुझे खींच के ले जा रहे थे। मैं सांस नहीं ले पा रहा था सर, मैं बहुत मुश्किल से वापस केबिन में आया हूँ। तो ड्राइवर से बात हुई, ड्राइवर ने बोला कि ठीक है, अगला जो भी स्टेशन आएगा, बड़ा स्टेशन, वहां पे हम आपको हेल्प भेज देंगे, तब तक के लिए आप केबिन को अच्छे से बंद कर लीजिए, पानी पीजिए और आराम कीजिए। तो वैसे ही हुआ और ट्रेन पहुंची तीतलागढ़। तीतलागढ़ में ड्राइवर ने तुरंत ही मेडिकल हेल्प के लिए बोला और तुरंत ही मेडिकल टीम पहुंची गुना प्रसाद जी के पास। जब उनके केबिन के पास पहुंचे और इस बीच में जितने भी सिग्नल का काम था, रेड लाइट या ग्रीन लाइट का टॉर्च जलाना या फ्लैग दिखाना या कोई मैसेज पास करना, वो सारा कुछ गुना प्रसाद जी ने किया। सब कुछ मैसेज पहुंचाया, ड्राइवर तक बात हो रही है, ड्राइवर और उनसे बात कर उनका हालचाल ले रहा है, ये सब कुछ हुआ। और जब मेडिकल टीम तीतलागढ़ स्टेशन के पास में वापस जाके उनके केबिन में जाती है तो केबिन में कोई नहीं था। केबिन का दरवाजा भी खुला हुआ था, केबिन में कोई भी नहीं था। अब ये सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई कि गुना प्रसाद जी गए कहाँ। गुना प्रसाद जी तो अभी तक बात कर रहे थे, गुना प्रसाद जी ने अभी तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, ट्रेन को सही सलामत अपने गार्ड का जो नौकरी होती है सारा उन्होंने परफॉर्म किया फंक्शन। तो गुना प्रसाद जी गए कहाँ। अगल बगल देखा गया, हो सकता है उन्हें चोट आई हो, बट वो कहीं नहीं मिले। फिर ड्राइवर से पूछा गया कि आपकी कब लास्ट टाइम बात हुई, जो भी है। तो ड्राइवर ने बताया कि मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, उनको मेडिकल हेल्प चाहिए थी और उनके साथ इस स्टेशन पे ऐसा सा, इस हॉल्ट पे ऐसा सा हुआ था, उस जंगल के पास एक हॉल्ट पे ऐसा हुआ था। अगले 1-2 घंटे में वहां के नजदीकी स्टेशन से बात करके उस हॉल्ट पे किसी को भेजा गया कि आप जाइए। तब तक सुबह के तकरीबन 5-6 बज चुके थे। तो उस हॉल्ट पे जो भी गार्ड था वो जाके गया, दे देखा कि यहाँ क्या हुआ था। तो रेलवे ट्रैक जो थी, ट्रैक के बगल में गुना प्रसाद जी की बॉडी मिली। वो वहीं पे पड़े हुए थे रात भर से। तो ये मान के चलिए कि जब उनको खींचा था किसी ने, उनकी डेथ उसी वक्त हो गई थी। और ट्रेन से भी ऐसा नहीं है, अब वो ट्रेन से गिरे हैं तो ट्रैक पे उनको घसीट के काफी दूर लेके गया गया है। मतलब जंगल की ओर, जैसे ट्रेन ट्रैक है और बगल में जंगल है, तो उनको घसीट के जंगल के साइड तक लेके गया हुआ है, ट्रैक के किनारे किनारे। तो ये ऐसा नहीं था कि वो चलती ट्रेन से गिर गए या ट्रेन रुकी हुई थी वो बस नीचे की ओर गिर गए हैं, ऐसा भी नहीं है। जैसा उन्होंने बताया था कि कोई मुझे खींच रहा था ड्राइवर को, वैसा ही उनको घसीट के ले गए थे। बस किस्सा यहाँ पे जो डराने वाली बात यही हुई कि गुना प्रसाद जी की डेथ रात में 1 बजे ही हो गई थी और बाकी का जो समय था 5 से 6 घंटे तक, वो ड्राइवर से बात करने वाला भी इंसान कौन था। या ये हो सकता है कि जब वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि मुझे ट्रेन में कैसे भी आना है, तो शायद उनकी आत्मा वो ट्रेन तक आ गई और उनका बॉडी वहीं रह गया। और उस ट्रेन और उस आत्मा ने ये विश्वास नहीं कर पाया या उसको यही नहीं पता चला कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। उसने अपना सारा फंक्शन किया, पर कैसे किया ये मेरी समझ से परे है, पर ये हुआ था। और ये इंसिडेंट आज से 25 साल पहले हुआ था। फिर भाई जैसे ड्राइवर और इन सब की काफ़ी अच्छी दोस्ती यारी रहती है, और जब वहाँ के लोकलाइट से जो भी किस्सा पता चला, ये पता चला कि ये इंसिडेंट होने के भी 15-20 साल पहले एक इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था। एक आदमी औरत रेलवे ट्रैक पे काम कर रहे थे, गिट्टियां क्लीनिंग का। वो गिट्टी क्लीनिंग का नहीं कह सकते हैं, जैसे कोयले वोले जाते हैं ना, तो गांव वाले क्या करते हैं, कोयला बिनने लगते हैं। जैसे वहां से मालगाड़ी कोयले लेके जा रही है तो अपने डेली के जलाने के लिए कोयलों को बिन लेते हैं। तो ऐसे ही एक आदमी औरत कोयला बिन रहे थे, गाँव के थे। और उनके 2 बच्चे भी थे जो कि उनके साथ ही लगे हुए थे, काम कर रहे थे। और जब अचानक से मालगाड़ी निकली तो वो चारों की वहां पे पटरी पे ट्रेन के नीचे आ जाने से डेथ हो गई थी। तो कहते हैं कि वो 4 लोग आज भी उस पटरी को हॉन्ट करते हैं, वो वहीं पे घूमते रहते हैं। और गुना प्रसाद जी उनका एक शिकार था जो कि उनकी वहीं पे डेथ हो गई। और बस कुछ नहीं, उसके बाद ये चीज विश्वास कर पाना ड्राइवर के लिए भी, क्योंकि उसके लिए बहुत डरावना अनुभव रहा। उसको काफी काफी दिनों तक ये चीजें हॉन्ट की कि आखिर वो किससे बात कर रहा था। जब गुना प्रसाद जी की डेथ रात में 1 बजे हो गई थी तो पूरे सफर उनके साथ किसने बात की। तो ये था गुना प्रसाद जी की स्टोरी, जो कि एक मालगाड़ी के ट्रेन गार्ड थे और जिन पे प्रेतों ने हमला किया था। तो आज की कहानी सिर्फ यहीं तक दोस्तों।
आपकी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई है तो भी, अगर आपको नहीं पसंद आती है, कोई कमी महसूस होती है तो भी बताइएगा। और आगे की कहानी मैं जल्दी लेके आऊँगा, दूसरी कहानी। और कोशिश करूँगा कि ये जो भी सेटअप है इसको और बेटर करूँ। अभी मेरी सर्दी हुई है, मुझे तो मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, बट मैं कोशिश करूँगा कि उस पे भी काम करूँ। और इस साल की आखिरी स्टोरी थी दोस्तों। अगले साल एक फ्रेश स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर एंड जय हिंद।